नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जो कि 9 जनवरी 2025 का है, जिसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस जो रिस्पोंडेंट हैं वो इसमें सिविल अपील नंबर 10212 ऑफ 2014 का ये सिविल अपील है। यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी आर्बिट्रल अवार्ड की, उसको चैलेंज किया था। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्रॉड है और जस्टिस है दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, और क्योंकि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को कोई रिलीफ नहीं मिला था, क्योंकि जो आर्बिट्रल अवार्ड था उसको जो चैलेंज किया गया था वो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन था। और इस चूंकि अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई इश्यूज पे गौर किया और यहाँ पर जो रिलीफ थी वो अपीलेंट को ग्रांट कर दी। आइए हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या थी ये जजमेंट। और यह बताया कि अपील जो राइज हुई थी वो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट की ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने चैलेंज किया था, जिसमें फर्स्ट अपील थी जो डिविजनल बेंच की जो फर्स्ट अपील थी उसको मींस उनको जो अपील थी वो खारिज कर दी थी स्टेट की साइड से। स्टेट ने जो अपील डाली थी उसको खारिज कर दिया था। फैक्ट्स क्या थे? रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एक लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे। टीबी सेक्शन ऑफ एक हॉस्पिटल था जिसे आगे बताया गया DNPBID जो हॉस्पिटल बताया गया है, दीनानाथ प्रभाती बांग्ला इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, जो कि कानपुर में स्थित था। लेकिन फिर उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड ने जो सेटअप हुआ इस हॉस्पिटल पे, और जो लैंड थी जो कि दी गई थी कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में 1944-45 के बीच में दी गई थी जो, तो वहाँ पे एक म्युनिसिपल बोर्ड था वो सेटअप हुआ इस अस्पताल में। और फिर उसके बाद 1956 में मीन्स 17 जुलाई 1956 में DNPBID जो हॉस्पिटल है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश थी वो इस्टेब्लिश, क्योंकि एक न्यू मेडिकल कॉलेज था वो कानपुर में इस्टेब्लिश करना चाहती थी, कि एक रेजोल्यूशन जो था वो पास हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ कानपुर, और जिसमें 6 मेंबर्स थे बोर्ड के जो हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद 29 मार्च 1957 में स्टेट गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, जो प्रपोजल की डेट थी 1956 की। उसके बाद 1961 में 20 जून 1961 में एक ट्रांसफर डीड थी वो एग्जीक्यूट हो गई थी नगर महापालिका ऑफ द सिटी ऑफ कानपुर और गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। अब जो डीड थी वो रिकॉर्ड में है, और ये कहती थी कि एक जियो डेटेड नंबर था 1957 का, जिसमें सारा म्युनिसिपल स्टाफ था हॉस्पिटल का, जो कि लिस्ट अटैच थी इंडेंचर के मुताबिक, वो ट्रांसफर कर दी थी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस ने। जो स्टाफ जो था जो कि अनफेवरेबली प्लेस था रिगार्डिंग दी इमॉल्वमेंट्स अदर सर्विस कंडीशन, तो उन्होंने कहा कि वो कोई किसी प्रकार से सफर नहीं करेंगे जो इमॉल्वमेंट्स लिए लीव, एज ऑफ रिटायरमेंट और अदर बेनिफिट्स थे इन द टर्म्स ऑफ द बोर्ड के इस मुताबिक। उसके बाद सेटलमेंट जब एग्जीक्यूट किया गया तो हॉस्पिटल जो है वो एक यूनिट बन गया गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर। उसके बाद जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे DNPBID हॉस्पिटल में, उन्होंने सर्विसेज थी वो ऑप्ट कर ली थी स्टेट गवर्नमेंट की, और उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी थी जो कि एक्सेप्ट कर ली थी, और सर्विस रिकॉर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिए गए, और कंसेशंस और प्रिविलेजेस एंजॉयड किए थे सारे स्टाफ ने, जो कि हॉस्पिटल जो है प्रोविजनलाइज्ड हुआ, और फिर उसके बाद काम करता रहा भविष्य में भी, और ताकि किसी को भी डिसएडवांटेज ना हो पाए, जो भी टेक ओवर किया गया था उसको कोई डिसएडवांटेज ना हो पाए। फिर बोर्ड ने 50,000 रुपया भी पे किया था जो लायबिलिटी थी म्युनिसिपल बोर्ड की। और इसके बाद 9 जनवरी 1997 को चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल थे, उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 को इन्फॉर्म किया कि वो सुपरएनुएट हो गए हैं, मींस 31/3/1997 को एक सुपरएनुएट हो जाएंगे, और इसलिए वो कांटेक्ट करें ऑफिस में पेंशन पेपर्स के साथ और अपना सबमिशन दे दें 1 वीक के अंदर, ताकि प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सके।
मार्च 1997 में रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक रिट पिटीशन थी, वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की और क्लेम किया कि उनको उनकी जो रिटायरमेंट है वो 60 साल की होनी चाहिए, जबकि उन्हें 58 साल की एज में रिटायर किया जा रहा है। और जो सर्विस रूल्स थे जो कि एप्लीकेबल होने चाहिए थे जो एम्प्लॉइज थे म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ कानपुर। रिट पिटीशन फाइल करने के बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्शन भी दी कि वो रिप्रेजेंटेशन में बनते हैं, और रिप्रेजेंटेशन जब दी गई उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस ऑब्जर्व ये किया गया कि रिस्पोंडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में 42 साल से हैं और सारे पे एंड अलाउंसेस ले रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक। स्टेट गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट भी फाइल किया, अपोज भी की रिट पिटीशन को, और ये कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने जो स्टेटस था स्टेट गवर्नमेंट का वो अक्वायर कर मींस स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटस सर्विस स्टेटस था अक्वायर कर लिया, और वो बाउंड होंगे गवर्नड होंगे बाय दी रूल्स जो रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि जो मिनिमम एज थी जो स्टेट गवर्नमेंट की वो 18 साल होती है सर्विस में, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वेंट रिटायर्ड होता है 58 साल में तो इन्होंने 40 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली होती है उस केस में। तो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट नंबर मींस 1 ने 42 साल की सर्विस में कंप्लीट कर लिया, और क्योंकि वो इन अदर वर्ड्स ये बोला कि वो 60 साल के हो गए हैं, ही वुड बी 60 इयर्स ऑफ एज। तो कोई इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास नहीं हुआ था रिट पिटीशन में, और जो कि पेंडिंग थी, जो कि बाद में विड्रॉ कर ली थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने 22 अप्रैल 2009 को। और फिर इसके बाद इसलिए जो प्रेयर्स थी रिट पिटीशन को ग्रांट नहीं की गई थी। अब जब रिट पिटीशन पेंडिंग ही थी 11 जनवरी 2008 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक आर्बिट्रेशन सूट था वो डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर में फाइल कर दिया और कहा कि रिलाई इस पे किया एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था 1 अप्रैल 1957 का, जो कि किया गया था एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ DNPBID हॉस्पिटल ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में जो आर्बिट्रेशन आर्गुमेंट था उस पर रिलाई किया, और प्रेयर इसमें मांगी कि जो डिस्प्यूट था रिस्पोंडेंट नंबर 1 का जो एज का सुपर एनुएशन का था, और जो रिजेक्शन हुई है रिप्रेजेंटेशन की जो हुई थी 3 अप्रैल 1997 को, उसे आर्बिट्रेशन में रेफर किया जाए। लेकिन जो आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट था वो रिट पिटीशन में कहीं मेंशन नहीं किया था, ना ही जो एप्लीकेशन जो विड्रॉ की थी उसमें भी कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद 15 फरवरी 2008 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने सूट को विड्रॉ कर लिया और कहा कि मैटर को आर्बिट्रेशन में भेजा जाए। और 29/11/2008 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने 2 एग्जीक्यूशन पिटीशंस थी वो डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर में फाइल की, कहा कि प्रे मांगी कि जो दो सेपरेट एक्स पार्टी अवार्ड्स जो इशू हुए हैं 15 फरवरी 2008 और 25 जून 2008 को, जो एडवोकेट्स के नाम बताए हैं उन्होंने जो अवार्ड किए हैं उसे उसको जो कि प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और प्रिंसिपल थे जो GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। और जो पहला एक्स पार्टी अवार्ड था वो 15 फरवरी 2008 में वो मिला था, और जिसमें डिक्री की जो अमाउंट थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 को 26,42,116 रुपए का अमाउंट देने को बोला था 18% इंटरेस्ट के साथ पर एनम के साथ। और 2008 से टिल स्टेट गवर्नमेंट टिल अगेंस्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और प्रिंसिपल GVM मेडिकल कॉलेज। अवार्ड ये भी कहता था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने को अपॉइंट किया गया था, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपॉइंट भी किया था नॉमिनेटेड आर्बिट्रेटर, और जो अपोजिट पार्टी ने कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया था, तो इसलिए जो जिस एडवोकेट को अपॉइंट किया था उन्होंने सोल आर्बिट्रेटर का काम किया था। और सेकंड एक्स पार्टी अवार्ड भी जो इशू हुआ था 25 जून 2008 को हुआ था, और एडवोकेट ने जो नाम बताया उन्होंने अवार्ड किए थे 20 लाख रुपया, इंटरेस्ट था 9% पर एनम, जो कि इफेक्ट था 11 फरवरी 2008 को से रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में गया था अगेंस्ट द ऑपोजिट पार्टी जो कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और थे, और प्रिंसिपल थे GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। अवार्ड ये कहता था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपॉइंट किया था एक एडवोकेट का नाम बताया आर्बिट्रेटर के तौर पे, और 25 जून 2008 को अपोजिट पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया था, इसलिए उन्हीं को ही सोल आर्बिट्रेटर मान लिया गया। और अपीलेंट ने नोटिस जब मिला अपीलेंट को एग्जीक्यूशन पिटीशन जो फाइल की थी अवार्ड की जिस एडवोकेट ने फाइल की थी, जिस आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया था उसकी ऑब्जेक्शंस थी दोनों अवार्ड्स की, वो सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट के तहत लगाई,
एक इशू ये रेज किया कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, जो कंसर्न जिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था जो प्रपोर्टली जो बताया गया था 1 अप्रैल 1957 का, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 पे रिलाई किया था, इसको मींस इस इशू को रेज किया था ऑब्जेक्शन ने। तो एग्रीमेंट जो ये भी कहता था कि जो एग्रीमेंट जो है वो क्लेम करता था कि जो एग्जीक्यूटेड और साइंड किया था वो एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो मींस जो एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे जिसने साइन किया था म्युनिसिपल बोर्ड के और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो ये एग्रीमेंट था, वो ये कहता था कि जो एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट एंड साइंड जो किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव म्युनिसिपल बोर्ड ने किया था और एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया था। ऑथेंटिसिटी जो थी इस डॉक्यूमेंट की वो भी डिनाइड की गई और कहा कि डॉक्यूमेंट जो है और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता ट्रांसफर डीड जो एग्जीक्यूट की गई थी 20 जून 1961 में, और प्रपोर्टेड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था वो कहीं भी मेंशन नहीं किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो रिट पिटीशन में, और मार्च 1987 में कोई भी रेफरेंस भी और जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो थी डॉक्यूमेंट्स की नहीं बताई थी टिल रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक पिटीशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की जो लगाई थी, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने प्रेयर किया था अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जो रिकॉर्ड किया गया था, और इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था 15 फरवरी 2008 को, जो कि डेट थी जिसमें फर्स्ट अवार्ड था 20 लाख का दिया गया था विद इंटरेस्ट ऑफ 18% पास बाय जो आर्बिट्रेटर का नाम बताया गया उन्होंने इशू किया था। और सेकंड आर्बिट्रेटर था वो सेकंड अवार्ड था वो भी एडवोकेट ने दिया, में जो सोल आर्बिट्रेटर थे उन्होंने जो दिया था जो विदाउट रिकॉर्ड्स टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ऑब्जेक्शंस थे अपीलेंट्स के सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के, उसकी जो कि ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी इस ग्राउंड में कि ये बार्ड बाय द लिमिटेशन है, मींस क्योंकि इसे बियॉन्ड कंडोन पीरियड के फाइल किया गया है तो इसलिए लिमिटेशन के बाहर है। और इस ऑब्जेक्शंस में ये भी रेज किया गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थी, इस क्वेरी को भी रेज किया गया था जो 1 अप्रैल 1957 में थी, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने रिलाई की थी। तो इस रिप्लाई में जो दिया गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टू दी एडवोकेट जो अपॉइंट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल ने, जिसमें ये कहा था कि फोटोकॉपी जो फर्निश्ड की गई एग्रीमेंट की वो क्लियर नहीं है, इसलिए कोई एग्रीमेंट जो है अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड में और इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसको वेरीफाई किया जा सके इस डॉक्यूमेंट को। और जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट था 1957 का वो ना तो साइंड था ना ही एग्जीक्यूटेड किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, और कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट भी मार्क्ड भी नहीं हुई थी उनको, इसलिए ऑथेंटिसिटी थी उस एग्रीमेंट की उसे एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। और क्योंकि अवेलेबल नहीं था रिकॉर्ड में म्युनिसिपल बोर्ड के, स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिनाइड किया कि इस प्रकार का कोई भी एग्जिस्टेंस थी एग्रीमेंट की। जो अब इम्पंच जजमेंट जो पास हुई थी डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट की, उन्होंने भी डिसमिस कर दी इंट्रा कोर्ट अपील जो थी, जो ग्राउंड्स थे कि ऑब्जेक्शन जो है वो अब आप लगा नहीं सकते ऑब्जेक्शन, स्टेट को का ऑब्जेक्शन लगा सकते क्योंकि ये बार्ड बाय द लिमिटेशन और बियॉन्ड द कंडोन्ड पीरियड है। तो इस दोनों मींस वहां से स्टेट को कहीं भी रिलीफ नहीं मिली, ना ही डिविजनल बेंच से भी कोई रिलीफ नहीं मिली। अब यहाँ पर बताया कि कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई थी बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया था कि जो फ्रॉड और जस्टिस है वो साथ नहीं चल सकते, नेवर ड्वेल टुगेदर, और लिटिगेंट जो है वो उसको फ्रॉड के बेसिस पे बेनिफिट नहीं ले सकता अगर उसकी इंटेंशन या मंशा जो है इलीगल बेनिफिट लेने की है। तो प्रेजेंट केस में भी जो आर्बिट्रेशन सो कॉल्ड, अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा सो कॉल्ड आर्बिट्रेशन आर्गुमेंट है, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं था रिकॉर्ड्स में, ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ही स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने इस ओरिजिनल एग्रीमेंट को फाइल भी नहीं किया था क्योंकि उनकी पोजेशन में नहीं था, और ना ही वो सिग्नेटरी थे इसके, और ना ही वो पार्टी थे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के। तो इसलिए जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था वो साइन क्वा नॉन जो बताया है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का साइन क्वा नॉन था, और आर्बिट्रेशन फंडामेंटली जो कि रियलाइज किया गया था प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीज ऑटोनॉमी और राइट ऑफ द पार्टीज जो है वो टू चूज आर्बिट्रेशन जो है वो एज एन अल्टरनेटिव कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर बताया कि एग्जिस्टेंस है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का वो एक प्री रिक्विजिट है, जो अवार्ड जो है इन्फोर्सेबल बाय द आइज ऑफ लॉ है। कोर्ट ने कहा कि ये बेशक सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एक्ट है वो डिफाइंस करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि एक्सपेंसिव है, जिसमें वो भी शामिल है कि जो एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लेम और डिफेंस है वो भी शामिल होती है, जिसकी इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट जो है एक पार्टी कहती हो और दूसरी डिनाई ना करती हो। तो यहाँ पर कहा अल्बिट यहाँ पे यही हुआ कि जो एग्जिस्टेंस था
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस आर्बिट्रेशन को, जो अपीलेंट थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो अपीलेंट है इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थे। तो अब यहाँ पर कहा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो था वो रेफर्ड नहीं किया गया था, इंडेंचर टू ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड लेटर ऑन 20 जून 1967, और कोई भी एविडेंस नहीं था उस जो शो करता हो कि इस प्रकार का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था। सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर था जो कि एक सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं थी और ना ही ऑथेंटिकेटेड कॉपी थी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की। तो हाउ एंड वेयर फ्रॉम रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये कॉपी एग्रीमेंट की ले ली, और जो भी 10 साल के बाद जब अब उनकी रिटायरमेंट हो गई थी और फाइलिंग ऑफ रिट पिटीशन जो थी, जो कि अभी भी अननोन था, जो फाइलिंग ऑफ रिट पिटीशन अननोन थी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो बताया गया है वो था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंटल बोर्ड कानपुर के बीच में था, और अपीलेंट जो है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द अपीलेंट जो है वो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में। तो इस सेक ऑफ रेफरेंस पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में कंटेंट्स तो यहाँ मेंशन किए, पूरे इसमें यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ बताया कि ये एग्रीमेंट पॉस्टुलेट करता था कि हर ईच पार्टी जो कि म्युनिसिपल और डेवलपमेंट एंड कानपुर बोर्ड था, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश था, वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते थे, एडजुडिकेट कर सकते हैं, जो रिटन नोटिस अदर पार्टी को देके। इस इवेंट में अदर पार्टी ने फेल हो गई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में 10 दिन के अंदर, तो आर्बिट्रेटर जो नॉमिनेट किया था फर्स्ट पार्टी ने, वो सोल आर्बिट्रेटर का काम किया, और ये केस नहीं था रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कि म्युनिसिपल और डेवलपमेंट बोर्ड और जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो इन्वोक कर सकते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज को। तो ये यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट जो की गई थी आर्बिट्रेटर की रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, तो यहाँ पर कहा ये कॉन्ट्रेरी है आर्बिट्रेशन क्लॉज का जो प्रोपाउंड जो उन्होंने किया है। तो इस इंट्रूडिंग फैक्ट को देखते हुए कि जो डिले किया गया है इन डिलाइंग ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और इनिशिएशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को देखते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने खुद एक रिट पिटीशन 1987 में फाइल की थी और इस डिस्प्यूट के कंसर्न रेज किया था, और रिट पिटीशन पेंडिंग रही थी 22 अप्रैल 2009 में, जो कि विड्रॉ कर ली। इस दौरान जो पेंडेंसी थी रिट पिटीशन की और स्टेप्स जो लिए गए थे कि इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन के, वो लिए गए थे 11 जनवरी 2008 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जो एक सूट फॉर रेफरेंस फाइल किया गया सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट में, और इस प्रेजेंट उसके बाद पिटीशन जो है उससे लेटरली विड्रॉ कर ली बिना किसी मेरिट्स पे डिसीजन पे। विद 2 सो आर्बिट्रेटर्स थे, वो अपॉइंट किए गए थे बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जिन्होंने सुओ मोटो जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी उस टेकन अप कर ली थी और 2 अवार्ड कर प्रोनाउंस कर दिए थे। पहला था 15 फरवरी 2008 को जिसमें 26 लाख सो अमाउंट था, 18% का। दूसरा था 25 जून 2008 का जो 20 लाख का अवार्ड था विद 9% इंटरेस्ट था अगेंस्ट द अपीलेंट्स। अब यहाँ पे कहा कि नॉट विस्टैंडिंग कि जो क्लेम जो लिया जा रहा है रिस्पोंडेंट नंबर 1 का, वो एक एक्सफेशी क्लियर्ड बाय द लिमिटेशन है एज पर द सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि रीड विद सेक्शन 43 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के साथ पढ़े तो दे हैव बीन अलाउड। तो फिर आपने कहा कि 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट आई थी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन वर्सेस ECI PIC SMO PCPL एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी, और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एट द स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेशन का जो अपॉइंटमेंट करते समय आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है ऑटोनॉमी ऑफ द पार्टीज, जो सारे एस्पेक्ट्स है आर्बिट्रेशन के डिसाइड कर सके। जो इनेक्टमेंट जो है वो एक लेड डाउन है वो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क, ताकि कंपोजिशन को रेगुलेट किया जा सके, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल को किया जा सके और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा सके। और फिर बताया कि जो आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल जो हैं वो की बैकिंग ऑफ द कोर्ट होंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली एक्ट करेंगे और अपना डिस्क्रिप्शन जुडिशियल मैनर पर देंगे बिना किसी दबाव के और इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पर ये बताया कि जो कोर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म था, जो कि एक कोर है सेक्शन 18 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट का, वो कि नॉन डिग्रेडेबल और मैंडेटरी प्रोविजन है। तो आर्बिट्रेटर जो है उनके पास पावर होती है जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके, और जजमेंट जो है वो ऑब्जर्व की जाती है कि यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर का वो एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो कि क्वासी जुडिशियल है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की आवश्यकता होती है, जो कि इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो, ना कि सख्ती दिखाएं देन डिमांडेड ऑफ जजेस। तो इन फैक्ट जो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो उनको एक हाई स्टैंडर्ड का जो हाई स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करना होता है, और जो जैसे कोर्ट के डिसीजंस आते हैं वो कलेक्टिवली स्क्रूटनी ऑफ द अपील को करते हुए, और आर्बिट्रल अवार्ड जो है टिपिकली को एंजॉय करना चाहिए, जैसे एक्सेप्टेबिलिटी और रिकॉग्नाइजेशन और इन्फोर्सेबिलिटी से। तो हाँ, अब यहाँ पे कहा कि हमने ऑब्जर्वेशन दी थी सेक्शन 47 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, उसमें ये बताया था कि एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन, इवन एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन के तहत भी
जो सेक्शन 47 ये कहता है, अगर एग्जीक्यूशन के समय भी पार्टी को परमिट किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं डिग्री को ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड के ग्राउंड पे उसे चैलेंज कर सकते हैं, और लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ से अपेरेंट है कि जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो थी वो एक शैम है, फ्रॉड है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने किया है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ अपॉइंटिंग नॉमिनेटिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया कि जो कि एक जिन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर था वो पास कर दिया था, और जो कि इनवैलिड अवार्ड्स थे। तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है ना तो उस आर्बिट्रेशन प्रपोर्टेड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के सिग्नेटरी थे, और पार्टीज जो थी जो DNPBI हॉस्पिटल एंड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने भी इसको इंडोर्स नहीं किया था एग्रीमेंट को। और इस सारे फैक्ट्स को और रीजंस को कल्मिनेट करते हुए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक क्लियर केस है लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। इस जो जुरिस्डिक्शन का यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं है इसमें, तो यहाँ पर अपील अलाउ कर दी, और दोनों एक्स पार्टी अवार्ड्स थे उसको सेट असाइड कर दिया, और कहा कि नल एंड वॉइड है, नॉन इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है, और जजमेंट पास की गई। और सब्जेक्ट मैटर था अपील का, उसे कहा कि उसे सेट असाइड किया जाता है, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी उसको भी डिसमिस कर दिया। अपीलेंट्स जो हैं वो कॉस्ट के इंटाइटल्ड हैं, और एंटायर प्रोसीडिंग्स के भी हकदार हैं एज पर द लॉ। तो मीन्स कोर्ट ने कहा कि वो अपीलेंट्स हैं वो प्रोसीडिंग्स के हकदार हैं लॉ के मुताबिक। ये जजमेंट आई थी 9 जनवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।